हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की तो हम मार्केट का कुछ छोटा सा क्विक एनालिसिस करेंगे। फेड के रेट कट के बारे में कुछ थोड़ी बातें करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे होंगे, गिफ्ट निफ्टी जो है वो अप्रॉक्स 131 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है। और ये कल भी कहीं ना कहीं कल इन द सेंस मतलब फ्राइडे को भी ये कहीं ना कहीं दिख रहा था कि मार्केट ऊपर खुल सकता है या ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 25,000 के अंदर इन द मनी काफ़ी पुट राइटिंग हुई है। 74,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फ्राइडे को ही यहाँ पर राइट किए गए हैं इन द मनी जा करके। तो अगर कल ये गैप अप खुलता है 100 पॉइंट्स, तो ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके कर चुका होगा, मतलब बहुत ज़्यादा टूट चुका होगा। तो शायद ऐसा हो कि गैप अप खुल के एक नीचे का बाउंस काफ़ी अच्छा मिले, जो कि हमको मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कुछ। हम निफ्टी का चार्ट लगा लेंगे। तो ये जो 850 और 900 का ये जोन है, ये काफ़ी अच्छा, क्या पता जोन बन सपोर्ट जोन बन सकता है कल। अगर अगर ज़्यादा ऊपर खुल गया तो एक बारी प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप यहाँ से रिवर्सल का प्लान ज़रूर कर सकते हैं, बट एकदम से मार्केट में कूदना नहीं है। पहले एक बारी 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिएगा, और या फिर एक बारी ऑप्शन चेन को अपडेट होने दीजिएगा कि देखे कि यहाँ पर कॉल राइटर्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। जैसे उस दिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स निकले। अगर जैसा फ्राइडे को मार्केट का सिनेरियो था, अगर ये किसी और दिन होता तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी, जैसा मूव उस दिन ये दे रहा था। बट ये फंसा क्यों उस दिन, आपने देखा होगा, ये पूरी एक रेंज में फंस गया। पूरी एक रेंज में फंसा क्यों? 2 दिन से क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई था उस दिन, फ्राइडे के दिन। और लोगों को बेसिकली कॉल राइटर्स को इतना ज़्यादा इतनी जल्दी डर नहीं, जितना पुट राइटर्स को पैनिक क्रिएट होता है, कॉल राइटर्स में उतना पैनिक क्रिएट नहीं होता है। कॉल राइटर्स काफ़ी लंबे समय के लिए बैठे रह सकते हैं, क्योंकि हेजेस अपना काम करते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं पे उनको ये भी रहता है कि मार्केट जब जब ऊपर जा रहा है तो वो बहुत स्लोली जाता है, और जब नीचे आता है तो बहुत रैपिडली आता है। तो इसलिए कॉल राइटर्स इतनी जल्दी निकले नहीं। ये जो आप बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी हो गए थे, वही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं। ये भी फिर भी अभी भी 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 24,500 पे बैठे हुए हैं, और 24,800 पे तो 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन है। तो अब कल हमें देखना होगा कि गैप अप के बाद अगर एक डिप आया तो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट जोन जो इस एरिया में है, 24,050 से 80 तक का ये जो जोन है, इसको एक बार डेली चार्ट्स पे भी आप देख लीजिए। डेली चार्ट्स पे भी यही दिखाएगा आपको कि ये काफ़ी अच्छा एक जोन बना हुआ है। ठीक है, अभी हम मूविंग एवरेज एक बारी चेक कर लेते हैं, कोई मूविंग एवरेज पास तो नहीं है 50 या 20 में से, तो हम वो भी चेक कर लेंगे। अभी 50 मूविंग एवरेज तो काफ़ी दूर है, 20 मूविंग एवरेज भी चेक कर लेते हैं। तो अभी ये दोनों मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है, तो मूविंग एवरेज से तो सपोर्ट जो है वो बहुत नीचे आ रहा है। बट ये जो जोन है, देखो आप ये देख सकते होगे, ये वाली जो रेड कैंडल है, इसका हाई भी जो है ये यही एरिया था। 19 जुलाई की जो हमारी कैंडल है एक, इसका काफ़ी अच्छा हाई था, ये भी 24,860 या 70 के आसपास था। तो ये काफ़ी अच्छा जोन है, जहाँ से गैप अप के बाद एक बार डिप दे करके जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो फिर यहाँ से एक सपोर्ट और रिवर्सल का क्रिएशन हम लोग ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेट कट की। तो रेट कट का इफेक्ट जो मार्केट में पड़ेगा ना, वो बहुत अलग तरीके से पड़ेगा। मतलब सेक्टर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे, इंडियन मार्केट्स का ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो बैंक्स एंड एनबीएफसीज का है। बट ऐसा सिस्टम यूएस में नहीं है। वहाँ पर जो जो भी कंपनीज है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, जिनका बहुत अच्छा वेटेज है वहाँ के इंडेक्स में। तो अगर अगर हम रेट कट की बात करें, अगर रेट कट को यूएस से अगर हम कंपेयर करें, तो वो वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि
जो भी अदर कंपनीज होती है, जैसे बैंकिंग जो सेक्टर है वहाँ पे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन नहीं देता है इंडेक्स में, बट हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो खुद बैंक निफ्टी का निफ्टी में है। और दूसरा आपके जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हमारे यहाँ, HDFC हो गया, ICICI, SBI, बजाज फिनसर्व, इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स में भी और हमारा बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में। ठीक है, तो अब बैंक्स के लिए तो ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव बात है, बट अगर देखा जाए जिन कंपनीज पे काफ़ी अच्छा डेट है, जैसे कि रिलायंस हो गया, या जिनकी होल्डिंग्स प्लेज में पड़ी हुई है, जैसे अडानी ग्रुप्स हो गए, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनकी प्लेज होल्डिंग ज़्यादा हैं, जो मार्केट में अपने स्टॉक्स को प्लेज करके मार्केट से डेट उठाते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो अगर रेट कम हो गया तो बैंक से वो लोग कम इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग कर सकेंगे, और तो उनका कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा और ये उनके PNL पे भी, प्रॉफिट्स पे भी इफ़ेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बैंक्स के लिए ये काइंड ऑफ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चल रहा है, पहले तो RBI को अभी इतनी जल्दी रेट कट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि रेट कट का जो थोड़ा प्रोसेस है वो ये कहता है कि अगर मार्केट में रिसेशन आ रहा है या ऐसा चांसेस लग रहे हैं, बहुत कम चांसेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर वो 1-2% भी चांस, मतलब बहुत माइन्यूट चांसेस भी अगर हैं, तो कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि रिसेशन ना आए, तो वो थोड़ा रेट्स को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि ये हो सकता है कि अ, अभी जैसे हमारे बैंक्स में डिपॉजिट्स का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, तो अगर रेट कट और हुआ तो ये बैंक्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बैंक्स को दिक्कत तो आएगी, बट ये काफ़ी अच्छी बात है मोस्टली, जैसे आपका IT सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इनके लिए काफ़ी अच्छा है। अभी IT और फार्मास्यूटिकल्स के लिए क्यों अच्छा है, मैं आपको ये रीज़न देता हूँ, क्योंकि अ, जो फार्मास्यूटिकल जो IT है बेसिकली, उनका जो प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस जो काम है, बेसिकली हमारी इंडिया की जो भी IT कंपनीज है, इन्फोसिस हो गया या फिर TCS हो गया, जो बड़ी 2 कंपनीज हैं, उनका बेसिकली सर्विस बेस्ड काम ज़्यादा है। मतलब वो ऐसा कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं IT कंपनीज को बाहर की, बेसिकली US UK की। मोस्टली जो बिजनेस आता है, बड़ा जो बिजनेस आता है इन टर्म्स ऑफ पैसा या मनी बोलें, वो US से ज़्यादा बड़ा पैसा आता है। तो अभी होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ तो इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे करेंसी में कुछ डिक्लाइन आया या फिर स्पाइक आया, तो इन लोगों को क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फोसिस की जो खुद की सब्सिडरी कंपनी है, बेसिकली जो US में उनका हेडक्वार्टर्स है या फिर उनका बेस है, तो वो जो चार्ज करते हैं, वो अपने जो भी चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स से, वो डॉलर्स में चार्ज करते हैं, रुपीज़ में तो चार्ज नहीं करते हैं। तो वो डॉलर को वहाँ पे रखते हैं अपने रिजर्व में। जब इंडिया में डॉलर का डिक्लाइन आता है या फिर डेप्रिसिएशन होता है, या फिर जब उनको लगता है कि अब हमें डॉलर टू रुपीज़ में अच्छा प्राइस मिल रहा है, तब वो यहाँ पे फंड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपका IT कंपनीज में, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्रीज़ में हमारे इंडिया से। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो उन लोगों को वहाँ पे इतनी चीप नहीं पड़ती जितनी यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद उनको चीप पड़ जाती, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, बात दूसरी और बात यह है कि मतलब अब जैसे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप देख रहे होंगे कि बैंकिंग का जो इशू क्रिएट हो रहा है, कि सुबह सुबह लोग फ़ोन कर रहे हैं बैंक से कि FD करा लो या फिर मिनिमम बैलेंस रखो, तो बैंकिंग में थोड़ा तो प्रेशर है। और RBI का इशू ये है कि मतलब अगर जैसे मतलब इंडिया में तो अभी मार्केट का एप्रिसिएशन चल रहा है, बहुत अच्छा मार्केट ऊपर बूम कर रहा है, तो इतना ज़रूरत इंडिया को है नहीं रेट कट करने की, बट अगर 50 बेसिस पॉइंट से, अगर 0.50% से अगर US रेट कट करता है, तो हमारे यहाँ पे अगर रेट कट नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा
तो ये बहुत दिक्कत की बात है। अगर 25 बेसिस पॉइंट से या फिर और कम थोड़ा करते हैं, या फिर मतलब और कम तो खैर क्या ही करेंगे, बट अगर कम होता है तो इंडिया को इतनी ज़रूरत नहीं है। बट अगर ज़्यादा हुआ तो वो जो बीच का गैप आ जाता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा, उसको कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई को भी रेट कट यहाँ पे करना ही पड़ेगा, जो कि बैंक्स के लिए में अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी लेवल्स का तो मैंने आपको बता दिया। अभी गिफ्ट निफ्टी जैसे आपको दिखा रहा होगा काफ़ी अच्छा गैप अप। बाकी सुबह जब जापान मार्केट वहाँ पे खुलते हैं तो हमें सुबह देखना चाहिए गिफ्ट निफ्टी को ज़्यादातर कि भाई कैसा चल रहा है, उस हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं। अभी तो जैसे 131 पॉइंट ही दिखा रहा है, तो समवेयर अराउंड 900 के आसपास, जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 900 के आसपास अच्छा गैप अप ओपनिंग कर देना चाहिए इसको। और नीचे का जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो ये वाला लेवल है। ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा आपको शॉर्ट साइड का नहीं देखना चाहिए, बुलिश ही देखना चाहिए। और यहाँ से भी, क्योंकि पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा है ना इन द मनी भी जा करके, कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगी। आप खुद देखो कि यहाँ पर कॉल राइटिंग भी अच्छी है और पुट राइटिंग भी अच्छी है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अगर कॉल राइटर्स कल नहीं निकलते हैं तो फिर से आपको सेम फ्राइडे वाला मार्केट ही देखने को मिलेगा, जो कि एक कैंडल नीचे मारेगा और एक कैंडल ऊपर मारेगा। वो हो क्यों रहा है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है चीज़ों को। और अगर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करने लगा तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यही चलता रहेगा और प्रीमियम डीके ही होगा। क्योंकि जब भी कोई स्प्रेड्स में काम करता है ना, जैसे कि मैंने नीचे का कॉल ऊपर यहाँ से कॉल को बाय करा और ऊपर से कॉल को शॉर्ट करा, तो होता क्या है उससे प्रीमियम डीके, मतलब अगर ऐसी बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं कि बहुत लोग सिर्फ काम कर रहे हैं तो नेगेट सेलिंग में नहीं कर रहे, या फिर दूर के हेजेस बाय करके नहीं डायरेक्शनल व्यू कर रहे, वो क्या कर रहे हैं कि आ, आपका बियर स्प्रेड या कॉल स्प्रेड, मतलब बियर सॉरी, मतलब कि स्प्रेड्स बना के काम कर रहे हैं। यहाँ का कॉल खरीदा ऊपर का बेचा, या यहाँ का पुट खरीदा नीचे का बेचा, ये सब अगर करा जा रहा है, अगर आपको इन द मनी में ऑप्शन में राइटिंग दिख रही है, ज़बरदस्त हो रही है पुट साइड या कॉल साइड, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये या तो 12-1 बजे के अराउंड वो लेवल को तोड़ के सस्टेन करने लग जाए, तब तो आप समझो कि भैया ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है या ट्रैप कर रहा है, ठीक है। बट अगर यही होता रहा ना कि 1 मिनट की कैंडल में आप अगर देखोगे इसको, तो ये आपको खिचड़ी लगेगा। देखो ये हो क्या रहा है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देखो 50 पॉइंट की रेंज में। अब आप खुद देख रहे हो कि ये जिस दिन कैंडल्स ये बनती है ना, आपको खुद ध्यान रखना है कि ये सिर्फ प्रीमियम डीके करवाने वाली ही कैंडल्स हैं, ये और कुछ नहीं करेगी। बीच में जब मार्केट यहाँ था ना, तो पता नहीं क्यों 24,850 का प्रीमियम अपने आप शूट करने लग गया, और वो कम से कम नहीं तो 30 पॉइंट ऊपर तक चला गया, वहां से पूरा का पूरा टूट गया। सिर्फ ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं आपको, जब ये कैंडल बन रही थी, ये 1:41 की कैंडल, वो अपने आप 850, जबकि 850 पे मार्केट बहुत दूर है अभी भी, तब भी एक तरह से वो ओटीएम ही बोलेंगे हम, ओटीएम का प्रीमियम अपने आप 30-40 रुपए बढ़ता है। और ये यहाँ पे जैसे ही कैंडल आती है ऊपर किस तरफ, तो वो प्रीमियम अपने आप 40 पॉइंट टूट जाता है, मतलब वो जहाँ था वो वहीं आ गया। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि अगर ऐसी कॉल राइटिंग्स फ्राइडे को चल रही है या थर्सडे को चल रही है, तो बहुत मुश्किल है कि मार्केट रेंज को ब्रेकआउट करेगा। और जबकि न्यूज़ भी मार्केट में है कि कई लोग कह रहे हैं कि वॉर होगा, कई लोग कह रहे हैं नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और नेकेड अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये टाइम बहुत रिस्की है कि आपका कैपिटल भी ये उड़ा दे। तो अगर आप बाइंग भी कर रहे हैं तो स्प्रेड्स बना के कीजिए, या फिर कुछ हैजेस रखिए अपने पास। अगर कोई ऑप्शन 10,000 रुपये का आता है, तो अगर आप उसका हैज बाय करके उसको सेल भी करोगे ना, तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं होता, वो 20-25 हज़ार रुपये का ही एक लॉट बिकता है। आपको 8,000 रुपये का अगर एक लॉट खरीदना है, तो अगर आप 20,000 रुपये का एक लॉट बेच भी रहे हो ना हेज के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हम सबको। तो ये 2 लेवल्स कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर बैंकिंग सेक्टर गिरा या बैंकिंग सेक्टर
साइडवेज रहा तो जो ब्रेकआउट निफ्टी देगा ना वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो फिर ब्रेकआउट दे करके फिर फेल करके नीचे आ जाएगा। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।